हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, यानी विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। आइए देखते हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। बच्चों, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? इस शब्द से क्या मतलब है कि विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एकांक आयतन में, एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के मोल फ्रैक्शन पर यानी मोल प्रभाज पर निर्भर करते हों, न कि विलेय के आकार पर या उनके संगठन पर या विलेय की प्रकृति पर। ऐसे गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। बच्चों, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। पहला है परासरण एवं परासरण दाब। दूसरा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा है हिमांक का अवनमन। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है। तो आइए आज पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, परासरण एवं परासरण दाब, और इसके कुछ नियम और इसके फार्मूले को जानते हैं। सबसे पहले ये जान लें परासरण क्या होता है। परासरण यानी ऑस्मोसिस। बच्चों, परासरण की कहानी आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए सबसे पहले आप परासरण से पहले आप विसरण जान लें। विसरण क्या होता है? विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन परिभाषा अगर आप इसकी जानो तो मूवमेंट ऑफ, नेट मूवमेंट लिखेंगे यहाँ पे, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन to their lower concentration is called diffusion. Net movement of any substance फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन, अपनी उच्च सांद्रता से, टू दियर लोअर कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता की तरफ मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। अब जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझाएं आपको, तो 2 डब्बा लो और
इन दोनों डब्बों को आप मिला करके एक सस्ती सी मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दो। सपोज करो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है, और ये मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 की तुलना में। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से बच्चों मतलब होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन के अंदर विलेय की मात्रा कम है। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे और इसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। अगर इस विलयन में देखें तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा, और इस कंसंट्रेशन में देखें तो इसमें सॉल्यूट कम होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये मेम्ब्रेन हमने सस्ती सी लगाई हुई है, जिसमें से आसानी से इसके पोर्स इतने बड़े होते हैं, इसके छिद्र इतने बड़े होते हैं कि आसानी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं, और ये क्रिया विसरण कहलाती है, डिफ्यूज़न कहलाती है, कि पार्टिकल्स का एनी डायरेक्शन में, यानी किसी भी दिशा में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लोअर टू हायर। इधर से सॉल्यूट जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन 2 से 1 की तरफ हो रहा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर कम है। तो द नेट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ही नहीं जा रहा है, सॉल्वेंट भी जा रहा होगा, इसलिए लिखा हुआ है नेट। रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा, वही हमारा डिफ्यूज़न होगा, वही विसरण होगा। अब अगर ये कहानी समझ में आ गई आपको, तो आपको परासरण की कहानी आसानी से समझ में आएगी। आइए देखते हैं परासरण क्या होता है। परासरण बच्चों होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane. परासरण की परिभाषा में ये वर्ड लगाना अनिवार्य है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। कहने का मतलब सॉल्वेंट के कणों का उनकी उच्च सांद्रता से उनकी निम्न सांद्रता की ओर गति करना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर ऑस्मोसिस कहलाता है या परासरण कहलाता है। इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from the lower concentration
लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन of solution through a semi permeable membrane is called osmosis। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है अभी बताते हैं आपको। ये चीज़ परिभाषा समझ में आई कि विलायक के कणों का विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर स्वतः फ्लो करना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर ऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपने आप होने वाला मूवमेंट। तो बच्चों अगर इसको हम समझाने का प्रयास करें, आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखिए। आप सपोज करो हमारे पास एक दो डब्बे इस तरह से, और इन दोनों डब्बों को हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है और इसमें हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, और वो भी प्योर सॉल्वेंट है। और ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का बच्चों ये रोल होता है कि वो विलायक के कणों को आर पार आने जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को रोक लेती है, विलेय के कणों को नहीं जाने देती। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं साइज में सॉल्वेंट के पार्टिकल की तुलना में, इसलिए सॉल्यूट के पार्टिकल आर पार नहीं जा सकते और सॉल्वेंट के पार्टिकल आसानी से आर पार आ जा सकते हैं। यही रोल होता है हमारी इस अर्धपारगम झिल्ली का। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सपोज करो यहाँ पे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from their higher concentration towards lower concentration of solvent is called osmosis through a semi permeable membrane। अब यहाँ पर देखो बच्चों, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। सेकेंड परिभाषा पे आप अगर जाओ तो वहाँ पर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, यानी सॉल्यूट की ही कंसंट्रेशन को, सॉल्यूट की ही मात्रा को हम कंसंट्रेशन बताते हैं कि विलयन की कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट जितना ज़्यादा विलयन उतना कंसंट्रेट, सॉल्यूट जितना कम विलयन उतना डाइल्यूट। तो फ्रॉम दियर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू their higher concentration of solution is called osmosis through a semi permeable membrane। तो आइए बच्चों बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? विलयन के ऊपर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का उनकी
निम्न सांद्रता की ओर या विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड the extra pressure required to prevent the movement of the spontaneous movement of solvent molecule from their higher concentration to their lower concentration is called osmotic pressure। और इसे बच्चों हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं पाई से। आइए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। दो कंपार्टमेंट हैं जिसको हमने बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया हुआ है। एक में हमने भरा है सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं, और दूसरे में हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है बच्चों, तो यहाँ पर अपने आप स्पॉन्टेनियस फ्लो होने लगता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर बच्चों हम यहाँ पर पिस्टन के द्वारा, ये पिस्टन है, इस पिस्टन के द्वारा अतिरिक्त प्रेशर लगाएं, अतिरिक्त दाब लगाएं, जिसके द्वारा ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो जो हो रहा था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, वो रुक जाए। जो प्रेशर लगाने से यहाँ पर प्रवाह रुक जाता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की तरफ आने से, वही प्रेशर, वही एक्स्ट्रा प्रेशर कहलाता है हमारा परासरण दाब कहलाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ प्रेशर लग रहा होगा, वायुमंडल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, इसलिए अतिरिक्त दाब जो लगाया गया उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये हमारा बच्चों परासरण दाब। आइए इसके कुछ नियमों को जान लेते हैं। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। पहला नियम है बच्चों बॉयल वांट हाफ का नियम। बॉयल वांट हाफ नियम। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।
मतलब पाई प्रोपोर्शनल टू सी। सी यहाँ पर विलयन की सांद्रता है, वो भी स्थिर ताप पर। सांद्रता को बच्चों हम यहाँ पर मोलैरिटी में लेंगे, कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी में लेंगे। दूसरा नियम है चार्ल्स वान ट्रॉप नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई विलयन के परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। पाई प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ टी जो होगा वो केल्विन में होगा और स्थिर सांद्रता पर यहाँ से बच्चों निकलता है विलयनों के वान ट्रॉप समीकरण। विलयनों के लिए वान ट्रॉप समीकरण, ये दोनों नियम थे। अब इन नियमों की सहायता से हम विलयनों के लिए वान ट्रॉप समीकरण प्राप्त करेंगे। विलयनों के लिए वान ट्रॉप समीकरण विलयनों के लिए वान ट्रॉप समीकरण। तो पहला रूल हमारा था कि स्थिर ताप पर, जो कि वायल वान ट्रॉप नियम था, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरा समीकरण था चार्ल्स वान ट्रॉप का, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। समीकरण 1 और 2 से देखें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। यहाँ पर सी सांद्रता और टी तापमान है, वो भी केल्विन में। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ सी सांद्रता विलयन की, आर विलयन का स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, और टी परम ताप है केल्विन में। कंसंट्रेशन को बच्चों हमने कहा था आपको कि मोलैरिटी में मानते हैं यहाँ पे मोल प्रति लीटर में। तो C इक्वल टू हो जाएगा, मोलैरिटी में अगर सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, समीकरण 4 से C का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V RT।
टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पाई इज इक्वल टू पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर बच्चों पाई परासरण दाब को हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो पाई को अगर हम पी से रिप्लेस करें तो यहाँ पर हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि आदर्श गैस समीकरण के जैसा समीकरण बिल्कुल है। यहाँ पर बच्चों आर का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल है। यह है आर का मात्रक यहाँ पर बच्चों। और इस फार्मूले के जरिए पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी या पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी और हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इन फार्मूलों के जरिए हम आसानी से परासरण दाब के सवाल हल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बच्चों पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर दें तो पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। अगर हम सॉल्यूट का वेट पता करना चाहते हैं तो इस फार्मूले के जरिए हम आसानी से पता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।